3 दिसंबर को हमने डिस्कशन किया था आस्की कोड के बारे में, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसको अमेरिका की एक संस्था ने ANSI ने डिज़ाइन किया। ये इंग्लिश लैंग्वेज लेटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हमने हर कैरेक्टर को एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की है। तो कीबोर्ड से जब भी मैं कोई की प्रेस करता हूँ तो सिस्टम उसकी क्या ले लेता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे हम क्या कहते हैं, आस्की वैल्यू। भविष्य में जब आप जावा सीखेंगे तो जावा में आस्की नहीं, जावा में क्या यूज होता है, यूनिकोड, जिसमें इंग्लिश लेटर्स तो हैं ही हैं, लेकिन साथ साथ बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उनके भी लेटर्स है, जैसे हिंदी लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज। अब जैसे मैंने कुछ कॉमन कैरेक्टर्स यहाँ लिखे थे, जैसे नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर की 0 होती है। अगर हम चाहें कि पीसी के स्पीकर से बीप साउंड आए तो 7, एंटर की 10, एस्केप की 27, स्पेस बार 32, 0 से लेकर 9 तक का होता है 48 to 57, और कैपिटल जेड तक 65 से 90, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड 97 से 122। अब इसके बेसिस पे हम प्रोग्राम बनाना चाहेंगे। हम चाहेंगे यूजर से भी एक नंबर पूछें। हम सभी को पता है कि इनपुट करने के लिए हम स्कैनफ लगा सकते हैं। अब क्योंकि इंटीजर पूछें तो इंटीजर के लिए %d, तो इसका मतलब क्या, वो टेकिंग अ नंबर। अब हमें शो क्या करना है, इसका कैरेक्टर। तो प्रिंट एफ आस्की इक्वल टू %d, कैरेक्टर इक्वल टू %c। जहां जहां %d या %c दिखते हैं वहां पे खाली स्थान समझें। यहाँ पे 2 खाली स्थान है भाई, सिंपल सी बात है, जितनी खाली स्थान होंगे उतने ही आंसर आएंगे। तो यहाँ पे 2 बार सी क्यों आया, क्योंकि पहली बार सी यहाँ प्रिंट होगा, दूसरी बार सी यहाँ प्रिंट होगा। बस हमें फॉर्मेट स्पेसिफाई देना पड़ता है कि वैल्यू कैसी प्रिंट करनी है। तो कैरेक्टर के लिए %c और इंटीजर के लिए %d भी चलता है, %i भी चलता है। अब जो जो वेरिएबल हम यूज करते हैं उसे डिफाइन करना पड़ता है। तो हम डिफाइन किया इंटीजर c। प्रोग्राम तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक हम मेन फंक्शन नहीं बनाएंगे। तो हमने मेन फंक्शन बना दिया। प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट होना, इसके हमने लिख दिया रिटर्न 0। इंडेंटेशन इज ऑप्शनल, लेकिन रिकमेंडेड अगर आप एक प्रोफेशनल प्रोग्राम बना रहे हैं। अब स्कैनफ और प्रिंटफ पहले से ही डिफाइंड एक लाइब्रेरी में, जिस लाइब्रेरी का नाम है stdio.h, लेकिन हम चाहते हैं कि यूजर फ्रेंडली मैसेज आए। क्या, एंटर आस्की नंबर या आस्की वैल्यू। हालांकि इस मैसेज का कोई एडवांटेज नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि क्लाइंट जब हमारे सॉफ्टवेयर को रन करे तो ऐसा मैसेज शो हो। अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। ASCII to char एग्जाम्पल हमेशा की तरह से हम कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए सिस्टम हमारा एंटर आस्की वैल्यू, और एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंकिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि इनपुट के लिए वेट कर रहा है। अब मैं 65 कह रहा हूँ, तो सिस्टम क्या है कि जब आपने आस्की को 65 दी तो टेक्निकली उसका कैरेक्टर क्या है, कैपिटल ए। अब मैं प्रेस करूं 97, तो सिस्टम कह रहा है कि 97 पे क्या है, ए। अब मैं यहाँ पे 7 प्रेस करूंगा तो डेफिनेटली 7 से क्या आएगा, बीप साउंड। तो इसे अलर्ट कहा जाता है कि अलर्ट साउंड आ गया। अब मैंने कुछ डिफरेंट नंबर्स आपको ट्राई करने के लिए कहते हैं, जैसे 224। यहाँ पे मैं कुछ और लेटर दिख रहा है, लेकिन अगर हम आस्की सेट यूज करते हैं यहाँ पे अल्फा शो होता। तो यही प्रोग्राम अगर हम टर्बो सी में रन करते तो यहाँ पे मैं क्या शो हो जाता, अल्फा शो हो जाता। तो मैं अभी इस प्रोग्राम को फिर से रन कर रहा हूँ टर्बो सी में।
ये सेम वही प्रोग्राम है जो भी अभी हमने बनाया था। और इसे रन किया जाए तो हमसे करा है आस्की कोड, हमने कहा 224, तो आप देख सकते हैं 224 पे क्या दिख रहा है, अल्फा। फिर से इसे रन किया जाए, अब मैं कह रहा हूँ 225, तो 225 में क्या शो हो रहा है, बीटा साइन। मैं ट्राई करूँ 228, तो हमें क्या दिख रहा है, सबमिशन का साइन। तो जो पिछले क्लास का असाइनमेंट था वो हमें वैल्यू मिल रही है कि 228 पे क्या है, सबमिशन का साइन है। अच्छा, मैं ट्राई करूँ 227, तो 227 पे पाई का सिंबल है। मुझे पसंद है दोस्तों 244, 244 पे इंटीग्रेशन का ऊपर वाला हिस्सा है, और 245 इंटीग्रेशन का नीचे वाला साइन। ऐसे मुझे पसंद है दोस्तों 253, 253 पे स्क्वायर का साइन है। ऐसे ही मैं रन कर रहा हूं और इनपुट कर रहा हूं 241, तो 241 पे किसका साइन है, प्लस माइनस का। ऐसे में सोचूं कि 243 ट्राई किया जाए, तो 243 पे किसका साइन है, लेस देन इक्वल टू का। 245 ट्राई किया जाए, 245 तो हमने डिस्कस कर लिया था कि इंटीग्रेशन का नीचे वाला हिस्सा है। 246 पे डिवीजन का साइन है। तो कंक्लूजन निकला कि किस न्यूमेरिकल वैल्यू पे क्या कैरेक्टर है वो आप फाइंड कर सकते हैं, और वैल्यू होना चाहिए 0 से 255 के बीच में। हमें कुछ स्टेटमेंट्स प्रिंट करने यूजिंग प्रिंटफ। जैसे हमें कैंपस में कहा जाएगा कि आप प्रिंट करवाएं इंटीग्रेशन ऑफ पाई आर स्क्वायर डी आर। अब ऐसा वही स्टूडेंट प्रिंट कर सकता है जिसे आस्की के बारे में पता हो। क्यों? क्योंकि कीबोर्ड में तो सिंबल है नहीं। तो सबसे पहले ये प्रिंट होना है, फिर ये प्रिंट होना है, फिर आर प्रिंट करवाना है, फिर स्क्वायर का साइन, फिर हमें डी आर प्रिंट करवाना है, और लाइन चेंज करके सबसे लास्ट में नीचे वाला हिस्सा प्रिंट करवाना है। अब देखिए मैं स्टूडेंट हूं तो मैं कैसे सोचता हूं, प्रिंट एफ, जो चीज कीबोर्ड में अवेलेबल है डायरेक्टली मैं प्रेस करूंगा, लेकिन जो चीज कीबोर्ड में अवेलेबल है उसकी मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा। तो सबसे पहले 1 के लिए मैंने ब्लैंक छोड़ दिया क्योंकि 1 कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है, फिर 2 भी कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही 3 अवेलेबल है, तो 3 पे क्या है, आर, तो आर हम डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं। अब मैं स्क्वायर शो करवाना है, फिर डी आर, तो डी आर में टाइप कर सकता हूं। अब हमने पढ़ा था कि कैसे हम सी लैंग्वेज में लाइन चेंज कर सकते हैं, तो हम जानते हैं कि लाइन चेंज करने के लिए क्या यूज करते हैं, स्लैश एन, क्योंकि स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, क्योंकि इंटीग्रेशन का जो साइन है नीचे शो करना है ना अगली लाइन में। अच्छा, फिर हमें ये साइन शो करना है, 6th साइन। अब टीचर ने में आज पढ़ा था आस्की वैल्यू, सो हमें पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन के ऊपर हिस्से की वैल्यू क्या है, 244। अब 244 यहां चला जाएगा, लेकिन हमें 244 का क्या चाहिए, कैरेक्टर। अब 244 का कैरेक्टर तभी शो हो सकता है जब हम यहाँ पे क्या लिखें, %C। अब इसी तरह से हमें शो करना है पाई, तो पाई का हमने वैल्यू क्या पढ़ा, 227, तो 227
यहां आना चाहिए। अगेन हमें कैरेक्टर शो करना है। अब क्योंकि कैरेक्टर शो करना है इसलिए %C आएगा। बस हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कैरेक्टर। अब हमें स्क्वायर वाला साइन शो करना है, तो स्क्वायर वाले साइन की क्या वैल्यू थी 253, तो यहां 253 आ जाएगा और अंत में 245। तो क्वेश्चन टेक्निकली बहुत आसान था, लेकिन कैंपस में वही स्टूडेंट इसे अचीव कर सकता है जिसे क्या आता हो, आस्की वैल्यूज। अब इसी तरह से आप लोग घर में एक और पैटर्न ट्राई करेंगे। अभी मैंने आपको अल्फा बीटा की वैल्यू प्रिंट करवाई थी, तो आपको प्रिंट करवाना है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई प्लस सिग्मा इक्वल टू 0 या समीशन इक्वल टू 0। अगेन आपको पता होना चाहिए कि अल्फा की वैल्यू क्या थी, तो अल्फा की वैल्यू क्या थी 224, स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 253, बीटा की वैल्यू थी 225 और सिग्मा की वैल्यू थी 228। तो जिस तरह से मैंने आपको इंटीग्रेशन का सिंबल प्रिंट करना सिखाया, सेम वैसे घर में आप कुछ इस तरह से प्रिंट करवाएंगे। हमने 3 दिसंबर को कुछ कैंपस क्वेश्चन देखे थे, जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना है कि इनका आंसर क्या आएगा और क्यों आएगा। हम जानते हैं कि कैरेक्टर की कुछ रेंज होती है, तो कैरेक्टर की रेंज होती है -128 से लेके -1 और फिर चलते चलते 0 फिर 127, यानी -128 से लेके 127। अब गलती से अगर हम इसमें प्लस करने की कोशिश करते हैं तो वो साइकिल हो जाता है। ऐसी गलती से अगर हम इसमें कुछ -1 करने की कोशिश करें तो वो साइकिलों के पॉजिटिव रेंज में आ जाता है। अभी क्वेश्चन गेट में भी आता है। अब क्यों आता है गेट में, इसका फॉर्मूला है -128 सॉरी 127 प्लस एक्स बराबर क्या आएगा, तो आंसर है -128 प्लस एक्स -1। अब तो बहुत आसान हो गया। क्यों? हमने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि 127 वेरिएबल की वैल्यू, उसमें हमने +1 कर दिया, तो टेक्निकली 127 में कितना ऐड किया 1, तो फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा 127 प्लस 1 इक्वल टू -128 प्लस 1 -1 बराबर कितना -128। तो हमें रीजन देना पड़ेगा रेंज ओवरफ्लो। आपसे कैंपस में कहा जाएगा कि रेंज ओवरफ्लो होने से क्या होता है, तो रेंज ओवरफ्लो होने से वो घूम के वापस आ जाता है। अच्छा, सेम इसका भी फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है -128 माइनस एक्स बराबर 127 माइनस एक्स -1। जैसे हमें दिया गया था -128 -2, तो बराबर ही क्या हो जाएगा 127 माइनस 2 -1, यानी कितना 126। क्योंकि जब भी हम पॉजिटिव रेंज में कुछ बढ़ाएंगे तो नेगेटिव रेंज में आ जाएगा, नेगेटिव रेंज में कुछ घटाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव रेंज में। ये हमने आज ही डिस्कस किया। हम जानते हैं कि 7 का कैरेक्टर कौन सा है, बीप साउंड।
अंतिम दो क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करने के लिए प्रिंटफ की डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो प्रिंटफ की खासियत क्या है? प्रिंटफ will display the given message and gives या returns length of the message। तो printf के दो काम है, पहले तो ये मैसेज प्रिंट करता है, फिर लेंथ देता है। तो क्वेश्चन नंबर डी और ई का जो आंसर है वो इस छोटे से इंपॉर्टेंट पॉइंट में छुपा हुआ है। तो चलिए अब डिस्कशन करें इसका आंसर क्या होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिंटफ का काम है मैसेज को प्रिंट करना, तो सबसे पहले मैसेज प्रिंट होगा और मैसेज में क्या लिखा है? इंडिया। अब इंडिया में लेटर्स कितने हैं? 5, जो कि लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बाद में 5 प्रिंट होगा। इस कारण से जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट में दिखेगा इंडिया 5। अब देखिए है तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट, लेकिन वही आंसर दे सकते हैं जिसने आज की क्लास अटेंड की हो, क्योंकि जिसने आज की क्लास अटेंड नहीं की हो सकता वो कैंपस में 5 इंडिया पे टिकर किया है। जबकि डेफिनेशन कहती है कि पहले प्रिंटफ प्रिंट करता है मैसेज को, बाद में लेंथ रिटर्न करता है, जिस कारण से इसका आंसर क्या हो गया? इंडिया 5। ऐसे अंतिम क्वेश्चन का आंसर वही दे सकता है जिसे साइज ऑफ के बारे में पता हो। साइज ऑफ इज अ कीवर्ड इन C++। It gives size of variable या value या data type in bytes। तो साइज ऑफ एक कीवर्ड है दोस्तों जो साइज देता है किसमें? बाइट्स में। तो देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सप्रेसेस या इग्नोर्स प्रिंटफ मैसेज। तो जब हम प्रिंटफ को साइज ऑफ में यूज करेंगे तो मैसेज प्रिंट नहीं हो पाएगा। अब हम जानते हैं कि प्रिंटफ ने क्या रिटर्न किया? 5, जो कि एक लेंथ है। अभी लेंथ जाएगी साइज ऑफ के पास। अब साइज ऑफ समझिए का कि इंटीजर वैल्यू है। हम जानते हैं कि जीसीसी में इंटीजर कितना कंज्यूम करता है? 4 बाइट्स। तो कंक्लूजन निकला कि इसका आंसर हमें क्या मिलने वाला है? केवल 4। अच्छा, जो फ्रेंड आज की क्लास में नहीं है, हो सकता है कि वो कहता है इंडिया 4, लेकिन हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जोड़ी थी क्या, कि साइज ऑफ क्या करता है? जो भी प्रिंटफ का मैसेज है उसे सप्रेसर ने इग्नोर कर देता है, जिस कारण से हमें इंडिया 4 नहीं मिलेगा, हमें केवल क्या मिलेगा? 4। तो जो अंतिम दो क्वेश्चंस हैं इनको हम रन करके देखना चाहेंगे कि जो मैं कह रहा हूं क्या सही में वैसा होता है या नहीं। हमने क्वेश्चन पे कमेंट सीखा था, तो फिर से प्रोग्राम में टाइप करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इसी को कमेंट कर देता हूँ और इसी में मैं क्या लिख देता हूँ? प्रिंटफ %d प्रिंटफ इंडिया, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था या डी ऑप्शन था। इसे कंपाइल कर लेते हैं और इसे रन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं मिल रहा है इंडिया 5। तो पहले इंडिया प्रिंट हुआ और फिर 5 प्रिंट हुआ। अब इसी क्वेश्चन को हम फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बस करना क्या है कि हमें जो प्रिंटफ है साइज ऑफ में बंद कर देना है। अब देखिए क्या होता है। अब क्योंकि प्रिंटफ का मैसेज प्रिंट नहीं हुआ लेकिन लेंथ 5 है, अब लेंथ 5 इंटीजर वैल्यू है, जिस कारण से क्या प्रिंट हो रहा है? 4। यही प्रोग्राम अगर मैं टर्बो सी में रन करता तो टर्बो सी में इंटीजर 2 बाइट कंज्यूम करता है, जिस कारण से मैं आंसर क्या मिलता है? 2। तो जीसीसी में 4 बाइट्स जबकि टर्बो सी में 2 बाइट्स।
हमें वर्क करना है कैरेक्टर के साथ। कैरेक्टर मीन सिंगल लेटर। साथ साथ हमें वर्क करना है स्ट्रिंग के साथ, यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स के साथ। हम एक एग्जाम्पल बनाएंगे जिसमें हम यूजर से नेम पूछेंगे और जेंडर पूछेंगे। जैसे पहली बार हम इनपुट करेंगे अजय फॉर एग्जाम्पल और मेल, तो जब भी मेल हो तो हम जाएंगे कि मिस्टर प्रिंट हो। सेकेंड टाइम जब हम रन करेंगे तो हम इनपुट करेंगे जैसे सविता। अब जेंडर में इनपुट किया फीमेल यानी एफ, तो हेलो नहीं प्रिंट होना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए नमस्ते। मिस्टर नहीं प्रिंट होना चाहिए, बोले क्या प्रिंट होना चाहिए मिस, और फिर जो भी नाम था। अब क्योंकि लर्न पे एग्जाम्पल है तो हम डायरेक्टली कोड बनाएंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे कि किस चीज का क्या मतलब था। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं गेट इज नेम। अब गेट इज का मतलब है गेट ए स्ट्रिंग, अलाउस स्ट्रिंग विथ स्पेसेस। अब आप जानते हैं कि स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो ऐसे टीचर मैं आपको सिखा रहा हूं कि गेटस का काम क्या है, टू टेक अ स्ट्रिंग डेटा। अच्छा, फिर मैं लिख रहा हूं scanf %c, %gender। तो हमें यूजर से जेंडर पूछ लिया, टेकिंग ए कैरेक्टर। हालांकि कैरेक्टर को पूछने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो जब आप इसी प्रोग्राम को घर में ट्राई करेंगे तो आप ऐसा ट्राई करेंगे, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं। हालांकि इसकी हेडर फाइल चेंज हो जाएगी, इसकी हेडर फाइल आएगी conio.h। ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं जेंडर इक्वल टू गेट ch, इसके लिए भी conio.h रिक्वायर्ड रहेगी, जबकि इसके लिए std.h से काम चल जाएगा। तो कैरेक्टर इनपुट करने के 4 तरीके हैं, या तो हम scanf यूज करें, या getchr, getch या getch। जहां भी मैं डबल स्लैश कर रहा हूं वो कमेंट्स हैं। कमेंट का मतलब आपको मैं समझाने के लिए लगा रहा हूं, कंपेयर से इग्नोर करेगा। तो अभी मैं चारों को डिसेबल कर देता हूं। तो घर में आप क्या करेंगे, इसको डिसेबल कर देंगे और इससे एक्टिवेट कर देंगे पहली बार। फिर जब ये चल जाए तो इससे एक्टिवेट कर देंगे, और जब ये चल जाए तो इसको एक्टिवेट करेंगे, जिससे कि आप डिफरेंस समझ पाए कि चारों तरीकों में डिफरेंस क्या है। अभी जब मैं रन करूंगा तो मैं इस टेक्निक को यूज करूंगा। तो ऐसे टीचर ने समझाया कि जब भी हमें स्ट्रिंग लेना हो तो गेट इज, कैरेक्टर तो में आता ही है। अभी तक हम जितने भी प्रोग्राम बना रहे थे वो थे इनपुट, कैलकुलेशन, आउटपुट। लेकिन आज मैं पहली बार सिखा रहा हूं आप लोगों को डिसीजन मेकिंग। तो प्रोग्रामिंग की सेकंड कैटेगरी होती है डिसीजन मेकिंग। कभी कभी हमें फैसले लेने होते हैं, तो यहाँ पे मुझे फैसला किसके बेसिस पे लेना है, जेंडर के बेसिस पे, कि कहीं जेंडर एम तो नहीं है। अब आज हमने पढ़ा कि कंप्यूटर में स्मॉल केस अल्फाबेट और कैपिटल केस अल्फाबेट डिफरेंट होते हैं, क्योंकि दोनों का आस्की वैल्यू डिफरेंट है। हो सकता है कि किसी ने कैपिटल एम दबाया हो, या हो सकता है किसी ने छोटा एम दबा दिया हो, क्योंकि हम जानते हैं कि कीबोर्ड में हम कैपिटल एम भी दबा सकते हैं, स्मॉल एम भी, तो कहलाएगा तो मेल। तो हमें बॉस ने क्या आउटपुट आने के लिए कहा है, कुछ ऐसा मैसेज आने के लिए कहा है, तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ में जो बॉस ने मैसेज कहा है। लेकिन यहाँ पे हमेशा अजय तो ना प्रिंट होगा, यहाँ तो एक स्ट्रिंग प्रिंट होगी, और कौन सी स्ट्रिंग, जो नेम में स्ट्रिंग होगी। तो जैसे कैरेक्टर के लिए %c होता है, जैसे इंटीजर के लिए %d होता है, वैसे ही स्ट्रिंग के लिए क्या यूज होता है, %s। तो मैं सिस्टम से कह रहा हूं कि सिस्टम अगर जेंडर मेल है तो उस केस में तो क्या प्रिंट हो, मिस्टर। हो सकता है कि ना हो मेल, तो एल्स में अगर ना हो तो क्या, तो हम जानते हैं कि एल्स के केस में तो हेलो प्रिंट नहीं होगा, क्या प्रिंट होगा, नमस्ते। और मिस्टर नहीं, बोले क्या, मिस।
हमेशा मैंने आपको प्रोग्रामिंग में सिखाया कि पहले लॉजिक को फॉलो कर लो। तो क्वेश्चन के हिसाब से मैं क्या इनपुट करना था, नेम हमने इनपुट करवा लिया, क्या इनपुट करवाना था, जेंडर में जेंडर इनपुट करवा लिया, और फिर हमें फैसला लेना था किसके बेसिस पे, मेल फीमेल के बेसिस पे। बाकी चीज़ हम बाद में कर सकते हैं। तो हम चाहते कि प्यारा से एक मैसेज आए, एंटर योर नेम। हालांकि मैसेज की जरूरत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि स्क्रीन पर मैसेज आए। ऐसे यहाँ एक मैसेज आया, क्या, एंटर जेंडर। अच्छा, यूज़र की हम हेल्प कर रहे हैं, हम यूज़र से कह रहे हैं कि दो ही चीज़ें प्रेस करें, या तो एम या एफ। सी लैंग्वेज कहते हैं कि जो जो वेरिएबल्स आपने यूज़ किए उनको डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्या क्या यूज़ किया हमने, एक तो कैर जेंडर, क्योंकि हमने पढ़ा कि कैरेक्टर में सिंगल लेटर चलता है, लेकिन हम कैरेक्टर नेम ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि गलती से नेम हमने ऐसा लिखा तो उसमें भी कितने कैरेक्टर चलेंगे, एक। तो हमें यहाँ पे बिग ब्रैकेट में मैक्सिमम साइज देनी पड़ती है कि मैक्सिमम कितने लेटर्स आप चाहते हो। तो आमतौर पे हम इंडियंस के नाम 20 लेटर्स में आ जाते हैं। जैसे मेरा नाम भूपेंद्र खिलरानी है, तो 18 लेटर्स में आ जाता है। तो ये क्या बन गया, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, जिसके हमने साइज क्या दी है, 20। आप क्योंकि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर तो उसे टेक्निकली कहेंगे क्या, स्ट्रिंग। तो ऐसे सुनने में सीखने को मिला कि अगर सिंगल कैरेक्टर डालना है तो साइज देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोर देन 1 कैरेक्टर्स देने तो वी हैव टू स्पेसिफाई द मैक्सिमम साइज। हम जानते कि कोई भी प्रोग्राम चलता कब है, जब उसमें क्या हो, मेन फंक्शन, और यहाँ पे क्या, रिटर्न 0। अब सबसे लास्ट में हम हेडर फाइल्स को ऐड करते हैं। तो कौन सी हेडर फाइल यहाँ पे रिक्वायर्ड है, केवल एक ही हेडर फाइल। लेकिन घर में जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो एक और हेडर फाइल ऐड हो जाएगी, जो क्या है, conio.h। अब आप कहेंगे सर conio.h का मतलब क्या है, conio.h का मतलब है दोस्तों कंसोल इनपुट आउटपुट, हेडर फाइल contains functions like getch, getche etc। अच्छा, हम टर्बो सी की बात करें तो टर्बो सी में एक फंक्शन था clr जो कि जीसीसी में काम नहीं करता। तो clr भी किसका पार्ट है, conio.h का। तो जीसीसी में क्लियर स्क्रीन नहीं है दोस्तों। अब प्रोग्राम बन चुका है, क्यों न से रन किया जाए। तो जब भी आप किसी ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में बैठेंगे तो हमेशा प्रोग्राम को ऐसे बनाना है कि जो रिक्वायरमेंट है, अपने रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर लीजिए, बाकी चीज़ हम बाद में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम यहाँ से न्यू कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं और सेव। हमने यहाँ पे पढ़ा था राइट क्लिक और फॉर्मेट यूज अ स्टाइल, जिसे कोडिंग फॉर्मेट हो जाती है। हम इसे कंपाइल कर लेते हैं, एवरीथिंग इज फाइन एंड रन करते हैं। रणछोड़ दास, जो भी इनकी स्पेलिंग रही हो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हाँ टाइप कर लेते हैं रणछोड़ दास। सिंपली मेल, तो सिस्टम कह रहा है हेलो मिस्टर रणछोड़ दास। फिर से रन करते हैं, प्रिया फीमेल, तो नमस्ते मिस प्रिया। फिर से रन करते हैं, चतुर, अब चतुर्मन में गलती से जी प्रेस कर दिया, भाई यूजर तो कुछ भी प्रेस कर सकता है। तो क्योंकि वो मेल नहीं है तो हमेशा वो एल्स पे जाएगा। तो जब जब कंडीशन फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, एल्स। तो क्या प्रिंट हो रहा है, नमस्ते मिस चतुर। आने वाली क्लासेस में इसको भी इम्प्रूव करेंगे, लेकिन आज हम इसे फर्दर इम्प्रूव ना करके इतना ही रख रहे हैं कि कंडीशन ट्रू हुई तो मिस्टर, और कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमेशा क्या प्रिंट करेगा, मिस प्रिंट करेगा। दोस्तों
अब हम इस प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन समझना चाहेंगे कि कैसे इस प्रोग्राम ने काम किया। तो यहाँ मैंने एक लाइन और लिखी थी, लिखा था कैरेक्टर नेम और साइज 20। अब हम डिस्कशन करना चाहेंगे कि कैसे इस प्रोग्राम ने वर्क किया। तो छोटा सा हम एक फिगर बनाएंगे और फिगर से समझेंगे। सबसे पहले हमने डिफाइन किया था कैरेक्टर नेम ऑफ ए 20 साइज हमने दी थी। यहां समझने के लिए मैं साइज 10 मान लेता हूं। तो होता क्या है दोस्तों, सिस्टम यहाँ पे हमें 10 स्पेसेस रिजर्व करके दे देगा। या जितनी हम साइज देंगे उतने कैरेक्टर्स रिजर्व हो जाएंगे। अच्छा, फिर हमने डिफाइन किया क्या, जेंडर। अब क्योंकि ये सिंगल लेटर तो इसमें एक ही ब्लॉक रिजर्व होगा, जिस कारण से हम एक समय पे एक ही डेटा स्टोर कर पाएंगे। अब टीचर ने क्या कहा नेक्स्ट लाइन में, गेट एस थैंक्स टू द हेडर फाइल। गेट एस का फुल फॉर्म है गेट ए स्ट्रिंग, और ये किसमें डिफाइन किया गया, stdio.h में। हमें नहीं बनाना, ये पहले से बना हुआ है। और किसमें इनपुट लेना था टीचर को, नेम में। तो जैसे मैंने इनपुट किया था रेंचो, RANCHO। अब कैंपस में क्वेश्चन आता है कि हमने साइज तो 10 दी थी, लेकिन रेंचो में कुल 6 लेटर्स हैं। तो सिस्टम को कैसे पता चलता है कि हमने कितने टाइप किया। तो हमने पढ़ा था आस्की वैल्यू ऑफ 0, नल कैरेक्टर। ये अपने आप में ही कैंपस क्वेश्चन है, इसे कहा जाता है नल कैरेक्टर। तो कैंपस में हमसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि स्ट्रिंग एंड हो गई। तो जैसे हम रेंचो टाइप के एंटर प्रेस करेंगे तो सिस्टम क्या आंसर कर देगा, /0, जिससे हम कहते हैं नल कैरेक्टर। तो आज हम जब आस्की कोड डिस्कस कर रहे थे तो सबसे पहले हमने 0 लिखा था। तो 0 किसका आस्की कोड है, नल कैरेक्टर का। अच्छा, फिर हमने क्या यूजर से पूछा, हमने यूजर से कहा scanf %C $gender। अब क्योंकि हम कैरेक्टर ले रहे तो ये डेटा कहाँ जाएगा दोस्तों, ये डेटा जेंडर के पास जाएगा। तो जेंडर में रेंचो का क्या प्रेस किया था, M। फिर हमने फैसला लिया था कि क्या जेंडर में, अब इसको हम कहते हैं एग्जैक्टली इक्वल। हम कंपेयर कर रहे हैं कि क्या जेंडर में एग्जैक्टली मेल है या नहीं। फिर मैंने 2 पाइप साइन लगाए थे, इसे पाइप साइन कहा जाता है। ये और को रिप्रेजेंट करता है और इसको टेक्निकली कहते हैं पाइप साइन। तो हमारे जो फर्स्ट ईयर के फ्रेंड्स, उनका ये वाइवा क्वेश्चन है। वाइवा में टीचर कहेंगे सी लैंग्वेज में और कैसे बनता है, तो हमें आंसर कर देना पड़ेगा डबल पाइप साइन। जेंडर एग्जैक्टली इक्वल टू m। अब टीचर कहेंगे आपने 2 पर कंडीशन क्यों दी। तो आज हमने क्लास के शुरुआत में ही पढ़ा था कि हमारे कंप्यूटर में अपर के अल्फाबेट्स और लोअर के अल्फाबेट डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वैल्यू दोनों की डिफरेंट है। तो सिस्टम से मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई कैपिटल M प्रेस करे तो भी, या फिर छोटा M प्रेस करे तो भी क्या प्रिंट हो, मिस्टर। यहाँ पे मैं शॉर्ट में समझा सकता हूँ क्योंकि आपको ये लाइन पता ही है, नहीं तो क्या, मिस। तो जब जब कंडीशन ट्रू हुई थी तो मिस्टर प्रिंट हुआ था, और जब जब कंडीशन फॉल्स हुई थी तो क्या प्रिंट हुआ था, मिस। अच्छा, कभी कभी मुझसे मेरे फ्रेंड पूछते सर ये और का साइन हमें मिलता कहाँ है। तो कीबोर्ड में ये एंटर की है, एंटर की जस्ट अपोज अबव ये की बनी हुई है ऐसी, और यहां पे बना हुआ है शिफ्ट।
तो हमें पाइप साइन कब मिलेगा? जब हम शिफ्ट के साथ ये की प्रेस करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा? पाइप का साइन। तो हमने सबसे पहले देखा कि हमने नेम बनाया जिसमें साइज 10 दिया, जेंडर में साइज नहीं दी तो एक ही साइज रिजर्व हुआ, गेट से हमने स्ट्रिंग पूछा और जैसे ही एंटर प्रेस किया तो नल कैरेक्टर इनपुट हो गया, जिससे कि जो साइज थी उससे कम कैरेक्टर्स भी हम इनपुट कर पाए। अच्छा, फिर हमने जेंडर पूछा और कभी कभी हमारे दोस्त पूछते कब इक्वल टू यूज करें, तो सिंगल इक्वल टू को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सिंगल इक्वल टू तो असाइनमेंट करना, जैसे ए इक्वल टू 5 तो सिस्टम से हम करें कि भाई ए की वैल्यू 5 है। कभी कभी हम लिखेंगे ए एग्जैक्टली इक्वल टू 5 तो हम सिस्टम से पूछना चाहेंगे कि ए 5 है या नहीं। तो जब भी कंपैरिजन करना हो तो कंपैरिजन करने के लिए हमेशा क्या यूज होता है? कंपैरिजन करने के लिए हमेशा डबल इक्वल टू का यूज होता है। दोस्तों, अब हम एक ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रोग्राम बनाना चाहेंगे जिसमें हम चाहेंगे कि यूजर से हम एंगल पूछे डिग्रीज में। तो हमेशा की तरह लॉजिक को फॉलो किया जाए, हमें एंगल पूछना है डिग्रीज में। जिससे कैरेक्टर के लिए %c यूज होता है, स्ट्रिंग के लिए %s, वैसे डबल डेटा टाइप के लिए यूज होता है %lf। तो जब भी डबल डेटा टाइप होगा तो हम क्या यूज करेंगे? %lf। तो डी रिप्रेजेंट करें कि मैं डिग्री से इनपुट करवा रहा हूं। जैसे कि हम जानते हैं कि कमेंट्स जो है कंपाइलर इग्नोर करता है, लेकिन तो भी कमेंट कितने हेल्पफुल है। आपको मैं समझाना चाहता हूं कि मैं यूजर से यहाँ पे क्या ले रहा हूँ? डिग्रीज ले रहा हूँ, लेकिन स्टोरी कह रही है कि मैं डिग्री को किस में करूँ? करें रेडियंस में। तो हमें स्कूल लाइफ में पढ़ाया गया था कि रेडियंस बराबर डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। जैसे टीचर मुझे सिखाया करते थे कि तुम 90 डिग्री मान के देखो। अगर यहाँ पे से 90 डिग्री में पढ़ूं तो ये हो जाएगा 90 इंटू पाई अपॉन 180। 92 जब 180 तो बचेगा क्या? पाई बाय 2। और हम सभी को याद है कि हमने 12th क्लास में पढ़ा था कि पाई बाय 2 बराबर 90 डिग्री, यानी फॉर्मूला सही है। अब आप कहेंगे ये एम अंडरस्कोर पाई क्या है? गिव्स वैल्यू ऑफ पाई। और ये किस में डिफाइन किया गया है? मैथ.h में। सी लैंग्वेज के सेंसिटिव है, जिस कारण से m/pi के सभी लेटर्स क्या होंगे? कैपिटल होंगे। अच्छा, अब हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो ए में मैं फाइंड कर लेता हूँ साइन वैल्यू, बी में मैं फाइंड कर लेता हूँ कॉस वैल्यू, और सी में मैं क्या फाइंड कर लेता हूँ? टेन वैल्यू। अच्छा, अब मैं एक वेरिएबल डी ले लेता हूँ, डी इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, या फिर मैं लिख सकता हूँ क्या? d इक्वल टू ए अपॉन बी। क्यों? क्योंकि टीचर ने हमें स्कूल में पढ़ाया था कि टेन थीटा बराबर क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया कि प्रूफ करो टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस। तो हम कंडीशन क्या देंगे दोस्तों? इफ सी एग्जीक्यूट टू क्या? डी, क्योंकि सी में क्या है? टेन थीटा, जबकि डी में क्या है? साइन अपॉन कॉस। तो हम कहेंगे प्रिंट एफ। देखिए, थैंक्स टू डिसीजन मेकिंग हम इफ कंडीशन का फिर से यूज कर रहे हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, ऐसा मैसेज प्रिंट कर देंगे। नहीं तो हम प्रिंट करेंगे टेन इज नॉट इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। लेकिन साथ साथ हमें वैल्यूज भी प्रिंट करनी है। तो प्रिंट एफ ए इक्वल टू %lf, बी इक्वल टू %lf, सी इक्वल टू %lf, डी इक्वल टू %lf। अब lf क्यों? क्योंकि हम डबल डेटा टाइप पे काम कर रहे हैं। और किसे प्रिंट करना है दोस्तों? ए बी सी डी। अब हम जानते हैं कि हम यूजर को एक प्यारा सा मैसेज शो करना चाहते थे। क्या? एंटर एंगल इन डिग्रीज।
अब प्रोग्रामिंग का रूल कहते हैं कि जो जो वेरिएबल हमने यूज किया उनको डिफाइन करें। तो क्या क्या यूज किया हमने, डी आर। अच्छा यहाँ गलती हो गई, यहाँ भी डी यूज हो चुका है, यहाँ भी डी यूज कर रहा है, दैट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ मैं कैपिटल डी कर देता हूँ, क्योंकि हमने आज ही पढ़ा था कि स्मॉल के स्टेटस और कैपिटल के स्टेटस आर डिफरेंट। यहाँ कंफ्यूजन हटाने के लिए बेहतर है कि यहाँ पे मैं क्यू ले लूँ। हालांकि हम कैपिटल स्मॉल कर सकते हैं, लेकिन समझने में आसानी होगी जब हम सबको सेपरेट रखें। तो डिग्रीज के लिए मैं वेरिएबल क्या ले रहा हूँ, क्यू। तो हमें क्यू चाहिए, आर चाहिए, साथ साथ क्या चाहिए, ए बी सी और डी। तो सिस्टम से हमने कहा कि हमें सिस्टम 4 वेरिएबल चाहिए, क्यू आर ए बी, और 2 वेरिएबल और चाहिए सी डी, और सबका डेटा टाइप क्या है, डबल। हम जानते हैं कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन के बिना शुरू नहीं हो सकता, तो हमने मेन बना दिया। यहाँ पे रिटर्न 0, और हमेशा की तरह हम जानते हैं कि यहाँ पे 2 लाइब्रेरीज में रिक्वायर्ड है, प्रिंटफ स्कैनफ के लिए std.h, और क्योंकि हमने मैथमेटिकल फंक्शन यूज किए हैं तो math.h। तो ये प्रोग्राम वही दोस्त बना सकते हैं जिसने कम से कम किसके बारे में पढ़ा होगा, math.h के बारे में। इसको कॉपी कर लिया जाए और यहाँ से हम इसे सेव करके रन करने की कोशिश करेंगे। इसे कंपाइल किया जाए, लेकिन पहले फॉर्मेटिंग करना चाहूंगा मैं। और रन करना चाहेंगे। तो मुझे 90 डिग्री बहुत पसंद है, लेकिन 90 डिग्री में आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि साइन 90 होता है 90 और कॉस 90 होता है 0, 1/0 हो जाएगा ना, इनफाइनाइट। तो बेहतर है मैं 45 डिग्री दूँ, 1/√2। तो साइन थीटा भी 1/√2, कॉस थीटा भी 1/√2, 1/√2 अपन 1/√2 बचेगा 1, तो 1045 1 होता है। देखिए दोस्तों, 1/√2 आता है 0.707, जैसा टीचर ने हमें पढ़ाया था, क्योंकि 45 डिग्री पे साइन और कॉस बराबर हो जाते हैं। तो साइन थीटा भी आ गया 0.707, कॉस भी आ गया 0.70707। अब क्योंकि a/b हुआ तो ये वैल्यू भी 1 आ गई, ये भी वैल्यू 1। तो सिस्टम क्या करेगा कि tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस, जिससे कि हमने वो थ्योरम प्रूव कर दिया, साइन अपॉन कॉस। अब हम 60 डिग्री ट्राई करते हैं, √3/2। तो सिस्टम बता रहा है कि साइन थीटा होता है √3/2, कॉस होता है 1/2। तो अल्टीमेटली tan थीटा क्या आया, 1.732 √3/2, और डी आया सेम। तो सिस्टम कह रहा है कि tan थीटा किसके बराबर है, साइन अपॉन कॉस। तो कैसे भी कैलकुलेशन करें, हमेशा साइन थीटा क्या होगा, सॉरी tan थीटा क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।